हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 7 रीजंस को कि आने वाले मंथ अगस्त में इन्वेस्टर्स के लिए सजग रहने की ज़रूरत क्यों है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो हमारे जो पहले 7 रीजंस निकल के आ रहे हैं वो हैं प्रॉफिट बुकिंग बाय इन्वेस्टर्स, राइज इन गोल्ड प्राइसेस, जो थर्ड रीजन होगा वो है राइज इन कोरोना वायरस केसेस, फोर्थ रीजन है यूएस चाइना टेंशन, जो पांचवा रीजन है वो है राइज इन पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, सिक्स्थ रीजन होगा राइज इन डीआईआईज कैश फ्लो। डीआईआईज होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और सातवें सातवें पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 चार्ट को। तो फ्रेंड्स, जो पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग बाय इन्वेस्टर्स, इस टॉपिक के बारे में हमने अपने सुबह वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट बुकिंग बाय इन्वेस्टर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रीज़न इसलिए निकल के आता है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग मार्च मंथ में मार्केट जो क्रैश हुआ था वो तकरीबन 23 मार्च को हुआ था और उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपना लो ट्रेड किया था। तो जिन इन्वेस्टर्स ने ड्यूरिंग मार्च और ड्यूरिंग 23 मार्च के ड्यूरिंग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी और उसमें उस पॉइंट में एंट्री ली थी, उन इन्वेस्टर्स को आने वाले मंथ्स की रैली में, जो कि जून जुलाई में देखी गई थी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में जो रैली देखी गई थी, उनमें उन इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और वो इन्वेस्टर्स आज की डेट में जाके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और उनमें सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स ही नहीं, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स में भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एचडीएफसी ग्रुप्स के चेयरमैन जो हैं, जो अक्टूबर में रिटायरमेंट लेने वाले हैं, आदित्य पुरी जी, उन्होंने भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है। और वैसा ही देखा गया है इन्फोसिस के फाउंडिंग फैमिली शिबूलाल की फैमिली, और शिबूलाल जी ने अपने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मार्केट को नीचे लेके जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस वजह से जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैवी सेलिंग करते हैं, हैवी विड्रॉल करते हैं, अपने शेयर्स रिडीम कर लेते हैं, तो मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। और इसी तरीके सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी देखी गई है, जो कि हम आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है वो है राइज इन गोल्ड प्राइसेस का। तो इसमें से जो रिपोर्ट निकल के आती है उसमें अगर हम एक बार नज़र डालें, जो कि फोर्ब्स की तरफ से आ रही है, उसमें वो क्या कहते हैं। इनका कहना है कि गोल्ड प्राइसेस रीच हाईएस्ट लेवल सिंस 2011 एंड नियर रिकॉर्ड एज इन्वेस्टर्स फ्लड सेफ हेवंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोल्ड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ या बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर देता है। तो फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ ये जो कुछ महीनों की मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स का मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, जिस वजह से वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड मार्केट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक हैवी राइज देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे रीजन की तरफ चलें तो वो निकल के आता है राइज इन कोरोना वायरस केसेस। कोरोना वायरस के केसेस मार्च में से आने शुरू हो गए थे। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च में आना शुरू हो गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, एक हैवी लॉकडाउन लगा दिया था टू कंट्रोल कोरोना वायरस केसेस। हैवी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस केसेस में कमी तो आई है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और वैक्सीन भी नियर टर्म फ्यूचर में आने की कोई आशा नहीं है। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और आशा है कि ये इस साल के आखिर तक या फिर आने वाले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ जाएंगे। लेकिन वैक्सीन आने के बाद उसका मास प्रोडक्शन होना पड़ेगा, जो जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और ये सब एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स को पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट जारी है और आगे आने वाले समय में भी ये जारी रहेगी। तो इसी की तरफ से जब अगर इसके ग्राफ देखेंगे कैसा चल रहा है एक बार, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस यूएसए में पाए जा रहे हैं, जो कि निकल के आए तकरीबन 44,33,410 केसेस। ब्राज़ील सेकंड पोजीशन में है, और इंडिया ने एक लंबी चौड़ी जंप लगा के, जब हमने देखा था कि ये केसेस तकरीबन 500 से थे, वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये केसेस आज इंडिया में 14,84,136 के केसेस ओवरऑल आ चुके हैं। तो इनमें गिरावट से ज़्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और बाकी इंडिया
कि सिटीजन्स भी इसमें पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस में कमी नहीं आ रही है। और ये कमी तब तक नहीं आएगी जब तक कोरोना वायरस का वैक्सीन एक प्रॉपर तरीके से मास प्रोड्यूस और सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं होता है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से ये भी मार्केट की गिरावट का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम चौथा रीज़न देखें तो वो निकल के आ रहा है यूएस चाइना टेंशन की तरफ से। तो इसमें एक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है अल जजीरा की, अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या कहा गया है कि व्हाट्स एट स्टेक एज यूएस चाइना टेंशंस एस्केलेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस और दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड इकोनॉमी चाइना। तो जब ये दो देश लड़ते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर, तो उसका इफेक्ट सिर्फ इन दो देशों में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और फिर इंडिया में भी ज़रूर देखा जाएगा। तो अगर इस रिपोर्ट को हम देखें जो अल जजीरा से निकल के आ रही है, उसमें इन्होंने कई पॉइंट्स को डिस्कस किया है, लेकिन हम ओनली अपने आप को सीमित रखेंगे ट्रेड और टेक्नोलॉजी में। तो both the countries already have suffered heavy losses in a trade war that erupted in 2018 over Beijing's technology ambitions and trade surplus. तो ये जो ट्रेड वॉर है यूएस और चाइना का, ये अभी की बात नहीं है, ये शुरू हुआ था 2018 में, जो कि जिसका रीज़न बताया जा रहा है बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है, उनके टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस की वजह से और ट्रेड सरप्लस की वजह से। बीजिंग का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के कंपैरिजन में ज़्यादा है। बीजिंग या फिर चाइना अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बजाय इंपोर्ट के। तो अमेरिका का एक्सपोर्ट बीजिंग की तरफ कम रहता है, लेकिन बीजिंग का एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है, और यही पॉइंट ऑफ डिसकंटेंट अमेरिका और चाइना के बीच में बना था। और इसी वजह से अगर हम दूसरे पैराग्राफ में जाएँ तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही प्यूनेटिव टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ गुड्स में लगाया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने चाइनीज़ गुड की तरफ लगाया था। और यही सेम चीज़ फिर यही सेम एक्शंस फिर चाइना ने अमेरिका की तरफ लगाए, जिसकी वजह से दोनों देशों की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा है और दोनों देशों की कंपनीज को भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर आयोवा एंड अदर अमेरिकन फार्म स्टेट्स। तो चाइना जो है अमेरिका के जो फार्म स्टेट्स हैं, जिनमें से आयोवा भी एक है, उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के बाद चाइना ने कुछ टाइम के लिए अमेरिका से अमेरिका से फार्म प्रोडक्ट्स लेना बंद तो किया था, लेकिन वो उसको ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाया और उसको दोबारा से वो लेना पड़ा। और यहीं पर अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं तो यूएस एंड चाइनीज producers of telecom, computer, medical and other technology and their markets are tightly interwoven. तो यूएस और चाइना की जो मेडिकल सेक्टर के, कंप्यूटर सेक्टर के, टेलीकॉम सेक्टर के और अदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी जो कंपनीज़ है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल के काम किया करती थी, जो कि इस इकोनॉमिक ट्रेड वॉर और दूसरे रीजन्स की वजह से उनमें एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि उन कंपनीज़ में एप्पल, डेल, HP और अदर relies on Chinese factories to assemble most of their smartphone, computers and other consumer goods। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, एप्पल, डेल, HP और अदर, वो चाइनीज़ कंपनीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि वो उनके पार्ट्स असेंबल करके दे और फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें। जैसा कि हमको आईफोन के केस में भी देखा जाता था कि वो सारे के सारे जो पार्ट्स वगैरह थे वो चाइना में बनकर आते थे और फिर वो इंडिया में एक्सपोर्ट होते थे। तो ये सब इन सब ट्रेड वॉर्स की वजह से इन सब कंपनीज़ को भी दूसरे डेस्टिनेशंस ढूंढने पड़ रहे हैं, जैसे कि वो वियतनाम की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, इंडोनेशिया की तरफ इफेक्ट कर रहे हैं, और अभी इंडियन गवर्नमेंट भी इनको अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने का कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं यूएस चाइना के टेंशंस को जो ग्लोबल और इंडियन मार्केट को भी इफेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फिफ्थ रीज़न निकल के आता है वो है राइज इन पेनी स्टॉक्स का। तो इसकी तरफ से एक हमारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ निकल के आती है, एक हमारी इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ निकल के आती है। तो इसमें क्या कहा है देखते हैं। इसमें ये कहते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर लेटेस्ट टू स्नाइप बीटन डाउन स्टॉक्स। और इसमें एक और जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि इंडिया हैज़ सीन अबाउट 1.8 मिलियन न्यू अकाउंट्स ओपनड सिंस मार्च। तो ये लॉकडाउन के बाद कुछ नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में पहली बार एंट्री ली है वो तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब हैं।
और ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं ये पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनकी वैल्यूएशंस बहुत ही कम है, जिनको हम पेनी स्टॉक्स भी बोलते हैं। उन स्टॉक्स में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स की वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिनमें से आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, वो है आलोक इंडस्ट्रीज और बिरला टायर्स और इनकी जैसी कुछ और कंपनीज भी, जिनमें इन नए इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करने के बाद एक बड़ी उछाल देखी गई है। 100% का राइज उनमें देखा गया है, जिस वजह से ये स्टॉक्स की वैल्यूएशंस कुछ ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। और जबकि ऐसे एनवायरनमेंट में, जबकि मार्केट एक्चुअली में इतना स्ट्रांग नहीं है, उस सिचुएशंस में जब मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले ये पैनिक स्टॉक्स ही गिरेंगे, और जैसे ये पैनिक स्टॉक्स गिरेंगे तो एक पैनिक सेलिंग होगी इन न्यू इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो मार्केट को और नीचे लेकर जाएगी। और ये हमारा 6th रीज़न बनता है। और जैसे कि हमारा 7वां रीज़न है वो है निफ्टी 50 चार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक बार अपना वीडियो ख़त्म करने से पहले निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के निफ्टी 50 चार्ट को देखें तो वो निकल के आता है लगभग 11,300 का। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक बार इसके ईयर लॉन्ग के ग्राफ को देखें तो उसने लो बनाया था 23 मार्च को, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। वो था तकरीबन 7,600 का, और इसके पहले जो मार्केट का हाई निकल के आया था वो था तकरीबन 12,000 का। तो मार्केट 12,000 से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अराउंड जनवरी फरवरी, तो जनवरी फरवरी के 12,000 के हाई से ये स्टॉक गिर के आया था तकरीबन मार्च में, तकरीबन 23 मार्च के अराउंड ये स्टॉक, ये निफ्टी 50 गिर के आया था अराउंड 7,600 के लेवल तक। और फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखी गई थी, और ये आज के टाइम पर 28 जुलाई को ये 11,300 में बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 12,000 की ऊंचाइयों से ये शेयर, जो कि जनवरी फरवरी का पीरियड था, वहाँ से ये गिरते हुए मार्च 23 को 7,600 के लेवल से आ गया था, और वहाँ से फिर इसने रैली ली और अब ये तकरीबन 11,300 के, तो ये फिर से अपने हाईएस्ट वैल्यूएशंस की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पर इस निफ्टी 50 का गिरना लाजमी है। और अगर हम इसके सपोर्ट लेवल को देखें एक बार, तो वो तकरीबन निकल के आएगी हमारी 10,500 या 600 के करीब के। तो अगर ये वहाँ तक सस्टेन करता है और वहाँ से दोबारा रैली लेता है तब तो बात सही रहेगी, लेकिन अगर ये वहाँ से गिरता है तो फ्रेंड्स थोड़ी सी उसमें चिंता की बात होगी कि ये और भी ज़्यादा गिरेगा। लेकिन अगर ये 10,500 तक भी गिरता है तो वहाँ पर वोलेटिलिटी आपको दिखेगी और गिरावट भी आपको दिखेगी। और लेकिन मार्केट अगर 10,500 के नीचे जाता है तो वहाँ से फिर उसका संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद सपोर्ट लेवल्स भी कम दिखते हैं, तो मार्केट फिर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही सब रीजंस की वजह से हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप इनमें इन्वेस्ट तो करें। हर गिरावट में जो बढ़िया स्टॉक्स आप लोगों ने इन्वेस्ट जिनमें कर रखी है, पेनी स्टॉक्स की तरफ ना जाएं, अनस्टेबल स्टॉक्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जो मार्केट लीडर्स हैं उनमें आप हर गिरावट पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जो मार्केट की गिरावट है ये तकरीबन 1-1.5 साल और चलेगी। तो अपना पैसा बचा के रखें, अपने वॉलेट को कैश रिच रखें, सारा पैसा ना लगा दें, ताकि आप उस गिरावट को अच्छे से झेल सकें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे या किस स्टॉक पे देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ बताएं, हम उन पर भी अपना वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।